हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नौकरानी की जगह सर्वेंट क्वार्टर होती है। अपने हुस्न अखलाक की कीमत वसूल तो कर चुके हैं। आपकी वालदा ने देख लिया तो खैर नहीं होगी मेरी। लगता है आप भूल गए हैं। चले कोई बात नहीं, मैंने याद करवा दिया। अपने बाजू को शाह की आहनी गिरफ्त से आज़ाद कराते वो उसकी सब्ज निगाहों में देखती तंजिया लहजे में गोया हुई। दोनों की नज़रें एक दूसरे के अंदर डूबी हुई थी। दोनों की नज़रें तीर बरसा रही थी। मैं आपके वालिद के सौदे में खरीदी गई गुलाम हूँ, जिससे खेलकर फेंकने का इख्तियार है। उसका लहजा किसी तंज से आरी था। गुस्से के सबब शाह का चेहरा लहू झलकाने लगा और वो यूं ही बेतासुर निगाहों से इस लड़की को देख रहा था। उसकी अकड़ और जहानत का वो पहले दिन से कायल था। कुछ तो अलग था जो रात को अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर यहाँ आ गया, जो 1 महीने से ही एक ही सूट में मलबूस रही थी और बाल गंदगी से भरे हुए थे। जगह जगह मैल कुचैल के निशान थे। पहले जैसी नफासत ख़त्म हो चुकी थी। नौकरानियों ने भी उसे गुलाम समझकर खासा हाथ साफ किया था। माथे पर जख्म का गहरा निशान था और कपड़ों की हालत काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी। ये तुम किस कदर गंदे हुलिये में घूम रही हो, क्या सफाई का ख्याल नहीं है? मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। क्या गंदगी से पूरी हवेली को बदबूदार करने का इरादा है? नाक के ऊपर हाथ रखकर वो उसे बाकायदा हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। वो सफाकी से उसकी आंखों में देखता बाजुओं से पहले भी ज़्यादा मजबूती से दबोचे उसके चेहरे पर गुराया। वो खुद भी कई दिनों से खुद के अंदर से बदबू महसूस कर रही थी, लेकिन यहाँ उसे सफाई सुथराई के लिए इजाज़त जो नहीं मिली थी। क्या करूँ, नौकरानी हूँ ना, और नौकरानियों को तो आपके घर में सफाई सुथराई के लिए इजाज़त नहीं मिलती। अकीदत से लब भेंचते इस सितमगर को देखा। शौहर सिर्फ नाम का था और जब ज़रूरत पेश आती तब वो उससे हकूक़ लेने को आता, वरना अपने फ़र्ज़ अदा करने के लिए यह आदमी 1 महीने से कहीं सोया पड़ा था। गुस्सा अंदर भरने लगा, जिसके चेहरे पर कोई हमदर्दी, कोई रहमदिली नहीं थी। क्या हुआ, मुंह में दही जमा लिया या बात नहीं निकल रही? क्या आपको मेरी ज़रूरत है? चलें कमरे में चलते हैं, क्योंकि आप तो नाम के सरदार हैं। आपको क्या चाहिए? सॉरी, आप डरे नहीं साईं, ये खादमा किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसके लहजे में कदूरत थी। तंज और नफरत के तीर बरसाती वो लड़की तेज़ी से अपना आप छुड़वाती कमरे से जाने लगी। वो उसकी अना पर गहरा वार कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अज़लान के वालिदैन, वो उनके सामने से कुछ बोलने से डरता था, लेकिन अपने बाप के सीने में लगी आग को ठंडा करना चाहता था। तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं और इन परों को काटना पड़ेगा। शाह ने जबड़े भेंचते एक ही जस्त में उसकी कलाई को दबोचा और उसे खींचते हुए नौकरानियों के सामने अपने कमरे में ले गया। ऐसा ही तो वो चाहती थी, इसलिए बगैर शोर मचाए चेहरे पर परेशानी का नाटक करते कमरे में चली गई। उन घर वालों को क्या लगा था कि वो उससे इंतकाम लेंगे, जिस जुर्म को उसने किया ही नहीं है। मुझे तुम अपने कमरे में क्यों लेकर आए? 1 दिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमरे में उठा लाए। मियाँ, मुझे नौकरानी बनना मंजूर है, ग़ुलाम भी बन सकती हूँ। अगर ज़रूरत पूरी करनी है तो हकूक़ पूरे करना भी सीखो। अपने फ़र्ज़ का ख्याल रखो। खामोश हो जाओ। उसके लफ्ज़ों में ऐसा जहर था कि शाह जैसा सफाक और पत्थर दिल इंसान आदमी एक पल को हिल कर रह गया। वो उसे खींचकर शावर के नीचे कर चुका था और शावर चलाने के बाद वो पूरी की पूरी भीग गई थी। गुस्से से उसे देखने लगी और इसी हुलिये में बाहर जाने का सोच रही थी। क्या तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं? इस कमरे में क्या, इस बाथरूम में भी इस हुलिये में तुम बाहर नहीं निकल सकती? दोबारा खींचकर उसे दीवार के साथ लगा चुका था और खुद ही उसके चेहरे पर साबुन लगाने लगा। क्या उसकी बीवी उसे इतना बदजात समझती थी जो वो उसे जलालत की इंतहा पर पहुंचा रही थी? वो खामोशी से उसकी हरकतों को देख रही थी। यह आदमी अगर से आज उसे फिर इस्तेमाल करके बाहर फेंक आया तो वो क्या करेगी? अपने गरूर को पाश पाश होता नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसने अपनी सास को चैलेंज किया था कि वो उसके शौहर के कमरे में बस कर दिखाएगी। इतना साफ किस लिए कर रहे हो?
तुम्हारे छूने के बाद जब कमरे से निकलूंगी तो नौकर भी आंखें फाड़ कर देखेंगे। मेरी बदसूरत और बदबू को नेमत समझो कि अब तक तुम्हारी इज्जत सलामत है। बीवी इज्जत होती है अजलान शाह, ना कि तवाइफ कि जिसे बिस्तर पर ज़रूरत पूरी करने के लिए लाया जाता है। अगर तुमको ज़रूरत पूरी करनी होती तो आज तुम मुझे कमरे में बीवी की हैसियत से रखोगे। वो बग़ैर कुछ बोले उसे खींच कर बाहर ले आया। साफ सुथरे हुलिये में वो बेशक एक हसीन परी लग रही थी, जिसको देखकर किसी का ईमान भटक सकता था, और अपनी इज्जत पर हमला करने की इजाज़त वो किसी को नहीं देता था। खामोशी से खड़ी रहो और तुम्हारी आवाज़ मज़ीद ना निकले। अब तुम इस कमरे में और इस घर में सिर्फ अजलान शाह की हैसियत से जाओगी। वो आंखें खोलकर हैरानी से उसकी आंखों को देख रही थी, जबकि वो अपने लफ्ज़ों पर कहीं से पछतावे का शिकार नहीं था, जबकि दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी थी। इस 1 महीने की ज़लालत और मुशक्क़त के बाद उसे अपना मुकाम मिल गया था। इस शख्स के दिल में जगह बनाना और हवेली वालों से अपने बाप का बदला लेना ज़्यादा दूर नहीं था। रंगीन पुरबहार सी सुबह तमाम तर बरकतें लिए तुलू हो चुकी थी। अकीदत को कुदरत के रंग बहुत पसंद थे, क्योंकि उनमें किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होता। यहाँ अपने ख्वाबों को पूरा करने की खातिर आई थी, और महदूद मुद्दत में उसे अपने ख्वाबों को पर लगाकर वापस गांव जाना था। इसलिए उसकी ज़िंदगी बाकी लोगों से ज़्यादा मसरूफ़ थी। बाप ने कर्ज लेकर उसे शहर की महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया था, और वो बोझ दिल पर लिए फिरती थी। काश मैं भी इन कुदरत के रंगों की तरह आज़ाद होती। शहर इक़्तिदार पर हर सू मसरूफियत की चादर तनी थी, और वो चादर को अच्छे से ओढ़े मुंह अंधेरे ही हॉस्टल से निकल चुकी थी। हर कोई दर्द दिल में छुपाए एक नकाब चढ़ाए हुए था। दुनिया कितनी बेहिस है, और लोग कैसा कैसा दर्द छुपा कर रखते हैं। बस में बैठे मुसाफिरों को एक नज़र देखा। हर कोई अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने को वहाँ जा रहा था। अपनी खूबसूरती को छुपाकर वो सिर्फ एक मकसद को यहाँ आई थी। ज़रा फासले पर मारगला की पहाड़ियाँ बड़ी शान से सर उठाए खड़ी थी, जैसे तमाम ज़माने का गरूर माथे पर लिखवा आई हूँ। तुम शहर मेरी मर्ज़ी से जा रही हो, और वहाँ जाकर ऐसी कोई हरकत ना करना कि तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक जाए। तुम अपने कांधे पर ख़ानदान और कबीले का बोझ लाद कर जा रही हो। परिंदे अपने घोंसलों से उड़कर सुबह आज़ादी से रिस्क की तलाश में घूम रहे थे। वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रिस्क खुद तलाश करना चाहती थी। वो उनकी परवाज़ को देखते हुए आसमान को देखने लगी। मर्द की खूबसूरत नेचर को मैंने यहाँ आकर देखा है कि वो अपनी बीवी के नाज नखरे भी उठाता था। हमारे गांव के मर्द इतने सख्त क्यों हैं? उसके दिल में ये सवाल कुलबुलाने लगा। तेज़ी से उसकी उंगलियां टाइपिंग पोर्ट पर घूम रही थी। लैपटॉप पर वो बैठकर असाइनमेंट बनाने में मशगूल थी। आज भी उन परिंदों की तरह मैं आज़ाद होती, लेकिन मुझे तो अपने ख्वाब पूरे करके दोबारा इस पिंजरे में चले जाना है। टाइपिंग रुकी तो आंख लगी। अभी कुछ वक्त गुजरा था कि दोबारा से गाड़ी रुक गई। उसकी मंजिल आ चुकी थी। अपने बैग को कांधे पर लादे वो गाड़ी से उतर गई। दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अगर वो कुछ लम्हे रुक जाती तो कोई उसका इंतज़ार ना करता। अगर इस तेज़ रफ्तार दुनिया की चाल को समझना है तो इनके मुताबिक चलना भी पड़ेगा। वो अपनी धुन में आगे चल रही थी। उसे कभी इर्द गिर्द के लोगों की परवाह नहीं थी, और उसे ध्यान भी नहीं रहता था कि उसकी साइड से कौन गुजर रहा है। मैंने कभी तुम्हें बातें करते और हंसते हुए भी नहीं देखा। अचानक एक लड़की के अपने बराबर चलने पर वो काफ़ी डर गई थी, लेकिन खुद को संभालती हुई मुस्कुराने लगी। दरअसल मैं शुरू से ही कम गो हूँ, इसलिए मुझे दोस्त बनाना इस कदर ज़्यादा पसंद भी नहीं। बाकी काम की बात तो मैं क्लास में ज़रूर करती हूँ। वो आराम से बोलकर अपनी सीट संभाल चुकी थी। वो उन्हें अपनी सच्चाई बताकर एहसास महरूमी का शिकार नहीं होना चाहती थी, और ना ही उनकी आंखों में हमदर्दी देख सकती थी। वो यहाँ उनकी तरह आज़ाद नहीं थी, और ना ही उसके पास लामहदूद वक्त था कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। तुम्हारी जहानत के तो हम सभी कायल हैं। तुम कैसे तैयारी करती हो? कुछ टिप्स हमारे साथ भी शेयर करो, ताकि हम भी तुम्हारी तरह कामयाबी हासिल कर सकें।
پوری کلاس اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی، اس کی ذہانت کی قائل تھی۔ میں ذہین نہیں ہوں بلکہ میں محنتی ہوں، اور اپنے دن کا خاصا حصہ نوٹس بنانے اور تیاری کرنے میں لگاتی ہوں۔ منور نے اس کی بات کو غور سے سنا۔ یہ لڑکی کافی دلچسپ تھی، باقی لڑکیوں سے کافی الگ تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ کبھی اسے فضول میں کہے لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ بھی اسی طرح یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوگی، کیا معلوم اسے بھی واپس اپنے قبیلے میں لوٹ کر جانا ہو۔ اس کے کاندھے پر کتنی ذمہ داریاں ہوں گی۔ وہ ہمیشہ سے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے ان دونوں کی بوجھ ایک جیسے ہوں۔ دیٹس گریٹ۔ وہ لڑکی پھیکا سا مسکرا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اسے لگا کہ آج بات کر کے میٹھا بننے کا اسے خاصا فائدہ ہوگا، وہ اس کے نوٹس مانگ سکے گی، لیکن اس کی چال کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ بڑی چالاک لڑکی ہے، کبھی اپنے نوٹس نہیں دے گی۔ اسے کیوں پسند آئے گا کہ کوئی اس سے آگے جائے؟ تیزی سے اپنی دوست کے پاس واپس آ کر اسے بتانے لگی، میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ کافی مغرور ہے، کلاس میں کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتی۔ منور ان کی بات سن کر ہنس دیا۔ وہ بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور یہاں اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ نوکری تلاش کر کے اور اپنے پیسے کما کر ان کے حالات کی زندگی بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے باپ کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، یہاں تک کہ بہت مشکل سے پہنچا تھا۔ محترمہ، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ آپ سے اپنی محنت شیئر کر دیتی، اور اگر انہوں نے ایسا مناسب نہیں سمجھا تو وہ ان کی محنت تھی۔ آپ کسی قسم کا کامنٹ کرنے کی حقدار نہیں ہیں۔ یہ چغلی بازی سے بہتر ہے کہ خود لائبریری میں پڑھ کر اپنے نوٹس خود بنائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی اپنی محنت اور اپنے نوٹس کیوں شیئر نہیں کرتا۔ منور کی بات پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ شرٹ ایسی تھی جس کو 10 مرتبہ دھو کر اتنا گھسا دیا گیا تھا کہ بنیان کا رنگ تک دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر غربت کی کہانی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پاؤں میں چپل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں اس پر ہنسنے لگی۔ کیا ہم نے تم سے نوٹس مانگے ہیں جو تم اتنا پھدک رہے ہو، یا پھر دل کو بھا گئی ہے وہ لڑکی؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک وقت کی روٹی افورڈ کر سکتے ہوگے، تو لڑکی افورڈ کرنا بہت باہر کی بات ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ عقیدت کو کوئی آواز نہ آئی یا وہ ان باتوں سے بے خبر ہو، لیکن خود کو ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جیسے کچھ نہیں سن رہی۔ منور نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا۔ اس کا رنگ تاریک سا ہونے لگا۔ اس کے پاس تو نئی شرٹ بھی نہیں تھی جس کو وہ پہن کر اگلے دن آ سکتا۔ خاموشی سے واپس اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ نہیں مڑی تھی۔ دیکھو، بڑی حمایت کرنے کو آیا تھا، اور غریب لڑکا ایسے حمایت کر کے اس کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہوگا۔ نہ جانے اسے یونیورسٹی میں داخلہ کیسے مل گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں حد پار کر رہی تھیں۔ انہیں یوں لگ رہا تھا دنیا میں جیسے وہ ہی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں۔ منور کی خاموشی اور اس کے چہرے کے اترے ہوئے رنگ کو دیکھ کر آخر کار عقیدت کو پیچھے مڑنا ہی پڑا۔ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے، سٹیٹس کی نہیں، اور یہ سٹیٹس آپ نے اپنے بل بوتے پر حاصل نہیں کیا، آپ کو اپنے والدین کی محنت کے نتیجے میں ملا ہے۔ ان لڑکیوں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ایسی اولاد جو والدین کے پیسوں پر اتراتی ہے کبھی زندگی میں خود کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنی آسائش اور آسانی کے باوجود وہ نمبر تک تو حاصل نہیں کر سکتی، تو اور کیا کریں گی؟ اپنے والدین کے لیے کبھی فخر کا باعث نہ بنے۔ او مسٹر، آپ دوسروں کی جنگ لڑنا چھوڑ دیں۔ اپنی جنگ تو آپ یوں ہی ادھوری چھوڑ کر واپس سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ کسی کے لیے لڑائی میں ہاتھ ڈالنے سے خود کو مضبوط بنائیں۔ آئندہ میرے لیے مت لڑیے گا۔ منور اس سے کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ یہ پسند شاید اس نے اپنے دل میں دفن کر لینی تھی، کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی اس لڑکی کے متعلق کچھ زیادہ جانتا تھا۔
اس کے لیے مشکلیں بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے سر ہلا کر اپنے نوٹس کی جانب دیکھنے لگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 2 سیمسٹر ختم ہونے کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں۔ وہ ان وادیوں میں گم ہو جانا چاہتی تھی، بالکل بھی واپس گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ جگہ اسے زنجیروں سے باندھ لے گی۔ اماں، اگر تم کہتی ہو تو یہاں کوئی نوکری تلاش کر لیتی ہوں، جس سے ابا کا قرض بھی اتر جائے گا اور میری گرمیوں کی چھٹیاں بھی آرام سے گزر جائیں گی۔ تجھے نوکری کرنے کے لیے ہم نے وہاں نہیں بھیجا، پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھ لے اور واپس گھر کو آ جا۔ جس جگہ پلی بڑی ہے اب اس جگہ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ شہر کی ہوا نے تجھے 4 دن میں ایسا بنا دیا۔ جواب ماں کے بجائے باپ نے دیا تھا۔ گھر جا کر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کون سی کروٹ لینے والی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ مڑ مڑ کر ان راستوں کو دیکھ رہی تھی کہ شاید واپس ان راستوں سے گزرنا نہ ہو۔ جیسے ہی گھر آئی تو باپ کا رویہ بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ کسی بات پر پریشان رہتے تھے جس کا غصہ بیوی اور بچوں پر نکالتے۔ 1 ہفتے سے اس کی زندگی بڑی کشمکش میں گزر رہی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹ بدلتے گزر جاتی، لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ کیا برا ہوگا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ابھی کچھ مہینے باقی تھے، اور ان مہینوں میں کتابوں کو چاٹ کر وہ اپنا وقت اچھا گزارنا چاہتی تھی۔ اتنی رات تک کیوں جاگ رہی ہے؟ اگر نیند نہیں آ رہی تو میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ باپ کے حکم پر وہ تیزی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ چائے بنانے کا سامان اکٹھا کرنے لگی، جبکہ وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے شاہ کا قرض ادا کرنا تھا، اور ہر سال سود سمیت وہ قرض بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اب شاہ صاحب ان سے زمینوں کا مطالبہ کرنے لگے تھے، جس کو دینے پر وہ کسی صورت راضی نہیں تھے۔ ابھی اسی سوچ میں ڈوبے تھے کہ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر بھی لے آئی۔ مجھے تو جگہ بدلنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، لیکن میں جب سے آئی ہوں آپ کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ جان سکتی ہوں کہ اس قدر پریشانی میں کیوں لگے ہیں؟ کیا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ اچھا، اب تو کب سے ان چیزوں کو سمجھنے لگی؟ بچیاں تو گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، بڑوں کے فیصلوں میں بھلا کیا مدد کر سکتی ہیں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر منہ کو لگا چکے تھے، لیکن وہ بھی بضد ہو کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اپنی بہنوں سے الگ فطرت پائی تھی اس نے۔ مجھے مشکل بتا کر شاید آپ کی مشکل کا حل نکل آئے۔ میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتی ہوں؟ تیری پڑھائی کے لیے اور بیٹی کی شادی کے لیے جو قرض اٹھایا تھا اس پر اتنا سود لگ چکا ہے کہ اب شاہ صاحب ہم سے زمینوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر 5 مہینے میں قرض ادا نہ کیا تو زمین دینی پڑ جائے گی۔ یہ شاہ لوگوں کا ہمدرد نہیں تھا، بلکہ ان کا خون چوستا تھا، ان کی موت کی وجہ بنتا تھا۔ کسان زمین کھینچ لی جائے تو زندگی کیسے جیے گا؟ لیکن ابا، تمہیں قرض لینے سے پہلے کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس پر سود لگایا جائے گا، اور اتنا سود کہ ہمیں اپنی زمین دینی پڑ جائے؟ پھر ہماری فصل کہاں سے ہوگی؟ ہمارا گزر بسر مشکل ہو جائے گا۔ پہلے ہمدرد بن کر اپنا پیسہ دیتا تھا اور پھر ان پر اپنی مرضی کے مطابق سود لگا دیتا۔ معلوم تھا، لیکن تم لوگوں کی پڑھائی کے لیے اور کس نے قرض دینا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی اور سوچ کر اپنا موبائل اٹھا کر ابا کے پاس لے آئی۔ وہ بھی اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ گھر میں واحد وہی پڑھی لکھی عورت تھی اور کاغذات کے معاملات کو جانتی تھی۔ ابا، میں کچھ ایسی NGOs کو جانتی ہوں جو غریبوں کو فنڈ دیتی ہے، اور جس کی بنیاد پر ہم یہ قرض اتار کر اپنی زمین اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ وہ کوئی سود بھی نہیں لگاتے جس سے ہمیں واپسی دینا مشکل ہوگی۔ اس کے ابا حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور واپس تصدیق کے لیے پوچھنا شروع ہو گئے کہ کیا واقعی ایسا کوئی حل ہے جیسے ان کا قرض اتارا جا سکے؟ جس پر اس نے اقرار میں سر ہلا دیا اور نمبر ان کے سامنے پیش کیا۔ کل صبح بس پر چڑھ کر شہر جائیں گے اور آپ کے سارے معاملات طے کر آئیں گے۔
मैं तो कहूँगी कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें, ताकि पैसे लाते वक्त एहतियात भी रहे, और मालिक को हम पैसे बैंक के ज़रिए दे देंगे। वो काफ़ी खुश हुए थे। उसके सर पर हाथ रखते दुआएं देने लगे। उन्हें आज पहली मर्तबा एहसास हुआ था कि पढ़ी लिखी बेटी होने का क्या फ़ायदा होता है। कहने लगे, तुम्हारी शहर की पढ़ाई तो बड़ी फ़ायदेमंद है, इसने हमें बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ये ज़मीन मेरे बच्चों की तरह है। मुझे लगता नहीं कि मेरे 4 बच्चे हैं। ये ज़मीन मेरे लिए एक इजाफी बच्चा है। इसको मैंने बड़े प्यार से संवारा है। ऐसे कैसे शाह के हवाले कर दूं? दोनों बाप बेटी रात पहली मर्तबा पुरसकून की नींद सोए, और उसे यूं लगने लगा कि बाप को एक शमा दिखाकर वो बाहर का रास्ता ज़रूर तलाश कर सकती है। शाह के अगर पैसे उतर गए तो वो अपने माँ बाप को शहर की जानिब ला सकती है, इस कबीले के बोझ से आज़ाद हो सकती है। अगली सुबह उन्होंने सारे काम कर लिए थे। वहाँ जाकर उन्हें आराम से कर्ज मिल चुका था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाई की आगे की फीसें देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसे स्कॉलरशिप पर पढ़ा लेंगे। वापस आकर जब रकम शाह के हवाले की तो वो बहुत हैरान हुए कि अचानक रातों रात इनके पास ये इंतज़ाम कैसे हो गया। उन्हें असल में वो ज़मीन चाहिए थी, और अब उनका सारा प्लान चौपट हो चुका था। अजलान, किसी तरह मुझे ये मालूम करके बताओ, आखिर को नवाज के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अजलान ने एक नज़र अपने बाप की जानिब देखा। वो अच्छे से जानता था कि उनकी नज़र उन ज़मीनों पर थी, और आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनके मंसूबे ने काम नहीं किया था। उसने अपने बाप को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वो उस लड़की की जहानत का बड़ा कायल था जो अपने बाप की ज़मीनें बचा चुकी थी। ये लड़की हमारे लिए मुस्तकबिल का ख़तरा बन सकती है। इससे पहले कि ये च्यूंटी अपना घर बनाए, इसके घर को तोड़ देना चाहिए। वो अपने बाप के लफ्ज़ों को और उनकी चाल को समझ चुका था, लेकिन खामोशी से अपने कमरे में चला गया। एक बेचैनी ने घेर लिया था। जब लोगों की नज़रों में देखता था उसे खौफ दिखाई देता। वो लोग उनकी इज्जत एक खौफ के तहत करते थे। इस लड़की के दरमियान में कोई रुकावट नहीं बनना चाहता था, लेकिन अपने बाप का कठपुतला होने के बायस उसे वही करना था जो उसका बाप उसे हुक्म देगा। 1 महीना बड़े अच्छे से गुजरा। पूरे गांव में अकीदत की वाह वाह हो गई। सब लोग उसकी अक्लमंदी की मिसालें दे रहे थे। कहने लगे, बेटियों को पढ़ाने का ये फ़ायदा होता है कि वो अपने बाप की ज़मीनों को बचा लेती हैं। उसका बाप बड़ी आसानी से थोड़ा थोड़ा करके कर्ज भी अदा करने लगा। घर के मामलात में अब इस लड़की से मशवरे होने लगे। वो बड़ी खुश थी कि उसकी हैसियत और हुकूक उसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक रोज़ पूरे गांव में शोर उठ गया। औरतें उसके घर आने लगीं, कहने लगीं, तुम्हारे बाप ने शाह पर हमला किया है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शाह के खिलाफ गवाही दे सकता। उसे हर एक घर का दरवाज़ा बजाना पड़ा। उनके सामने अपनी झोली फैलानी पड़ी, लेकिन कोई उनके हक में गवाही नहीं दे रहा था। तेरे बाप की कुल्हाड़ी उनके सर पर लगी है और उनका सर भी फटा है। इस बात के बाद उनके हक में क्या ही गवाही दे। इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमें माफ़ कर देना बच्चे, हम तुम्हारे हक में कुछ नहीं कर सकते। जिस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, सिवाय दुआओं के कोई मदद ना मिली। अगले दिन पंचायत बिठा ली गई। उसका बाप बहुत परेशान था कि अब ना जाने क्या फैसला होना था। वो बार बार यही कह रहा था कि यह गलती से हुआ है। शाह ने उसे गुस्सा दिलाया था। अब्बा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि ये शाह की चाल है, लेकिन उसकी चाल उस पर भारी पड़ जाए। अगले दिन पंचायत में सब लोग इकट्ठा थे और सबकी नज़रें झुकी हुई थी। सच्चाई को जानते हुए भी वो कुछ कह नहीं सकते थे। सर का जख्म दिखाकर शाह टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ गया। कहने लगा, मुझे इसके जुर्म में इसको सज़ा देनी है कि ये ज़मीन मेरे नाम कर दे। ये कौन से कानून हैं जो आपने बना रखे हैं? पहले गरीब को हमदर्दी और लालच दिखाकर उन्हें चंद हज़ार रुपए कर्ज देते हैं, फिर उस पर सूद का इजाफा करते हैं और उस गरीब की कमर को मज़ीद झुकाकर उसे टॉर्चर करके उसकी ज़मीन छीन ली जाती है। किसान से सांस लेने की वजह छीनकर खुद को आप बड़ा मर्द साबित करने पर लगे हुए हैं। खुद पर आपको कभी शर्म नहीं आई? उसका बाप उसे मना करता रह गया,
शाह साहब को भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, अगर ज़मीन नहीं देनी तो तुम खुद को दान कर दो। वो हैरानी से अपनी उड़ी रंगत के साथ उनकी बातों को सुन रही थी। आखिर वो कह क्या रहे थे? पहले तो मैंने तुम लोगों के लिए आसान सज़ा तजवीज़ की थी, लेकिन अब सज़ा बदल गई है। तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे अज़लान के साथ होगा और ये सारी ज़िंदगी नौकर बनकर रहेगी। मालिक रहम करें, हम आपको ज़मीन दे देते हैं। मुझे मंजूर है, मैं आपकी बहू बनने को तैयार हूँ। बहू के लफ्ज़ पर वो तंजिया हंसे। क्या वो लड़की जानती नहीं कि उसकी हैसियत इस ख़ानदान में कैसी होगी? सारी ज़िंदगी वो उनकी बांदी बनकर रहेगी। जायदाद तो वो किसी तरीके से निकाल ही लेंगे। उस ज़मीन पर अब शाह का नाम ही लिखा जाएगा। अज़लान ने गुस्से से उस लड़की की जानिब देखा। क्यों वो खुद के लिए गड्ढा खोद रही थी? फैसला हो चुका था। उसके अब्बा बहुत नाराज़ थे। वापसी पर घर जाने के बाद उन्होंने उससे बात करना बंद कर दी। कहने लगे, अब ये बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद लेने लगी है। औरत जज्बात में आकर हमेशा गलत फैसले लेती है और उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। शादी का माहौल होते हुए भी घर में एक सोग लगा हुआ था। गांव की औरतें आकर ज़बरदस्ती उसके हाथों पर मेहंदी लगा गई थी। उसकी आंखों के सामने उसके सारे ख्वाब बिखर कर चकनाचूर हो गए थे और वो कुछ भी न कर सकी। खुद पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। अभी भी वक्त है, अगर तुम कहो तो मैं जाकर शाह साहब के पांव पड़ जाऊंगा और सारी ज़मीन उनके नाम लिख दूंगा। तुम अपने शहर में जाकर पढ़ाई मुकम्मल कर लो। उसका बाप आखिरी बार उसे समझाने के लिए आया था, क्योंकि अगर वो रुखसत हो जाती तो ताउम्र वो उसकी शक्ल नहीं देख सकते थे। सारे लोग आंसू बहा रहे थे। उसकी माँ कई मर्तबा आकर उसका चेहरा चूम चुकी थी। बहनें भी ससुराल से आ गईं। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह जो फैल गई थी। काफ़ी देर बाप के साथ दिल हल्का करने के बाद चंद लोगों की बारात उनके घर आ गई। अज़लान ने उसे अकेले में डरा धमका कर खौफजदा करने की कोशिश भी की कि वो अपने कदम पीछे ले ले। कहने लगा, अगर तुम्हें रिश्ते से इनकार कर दो तो मैं अपने बाप को खुद समझा लूँगा। तुम्हारे बाप की ज़मीनें तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएंगी। तुम उन्हें किसी तरीके से बचा नहीं सकती। जिस पर शाह की नज़र पड़ जाए वो उसकी मलकियत बन जाती है। अलबत्ता तुम अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बचा सकती हो। निकाह करके वो घर में आ गई। यहाँ आने के बाद नौकरानियों ने उसे नीचे के काम में लगा दिया। निकाह के जोड़े में वो घर के कामों में लगी हुई थी। किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी सास ने उसका इस्तकबाल ऐसे किया था। कहने लगी कि अपनी ज़िंदगी को जंजीरों में बांध कर यहाँ आई हो, ख्वाहिशात को खुद दफन कर देना। रात होते ही अपने शौहर के कमरे का मालूम करती वो वहाँ आ तो चुकी थी, लेकिन अज़लान के रवैये को देखकर बहुत मायूसी हुई। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मेरे बाप की ज़िद और तुम्हारी अना ने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने के लिए तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। वो तेज़ी से उसके करीब आया। वो खौफजदा होकर पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कमरा लॉक हो चुका था। दरवाजे के साथ लगते अज़लान ने ज़ोर से बाजू में पकड़ा और खींचते हुए बेड पर धक्का दिया। वो पीछे की जानिब खिसकते नफ़ी में सर हिला रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपके बाप की ज़िद में लाई गई हूँ। मैं अपने बाप की ज़मीनों पर किसी को कब्ज़ा नहीं करने दूंगी। उसकी कोई भी बात सुनने के हक़ में नहीं था। दुल्हन बनकर पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी आंखों में देखते हुए वो खूब डूब रहा था। वो ऐसा गुनाह नहीं करना चाहता था। वो उससे बदले के लिए शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जानता था कि उसकी बीवी के साथ कैसा सलूक होना था। वो लोग उसे नौकरानी से भी बदतर समझते। ये सज़ा और रास्ता तुमने खुद अपने लिए मुंतखब किया है। अब इस पर चलने से घबराओ नहीं। उसके कान में सरगोशी करते वो कमरे की लाइट बंद कर चुका था, और जब सुबह होश में आई तो वो उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। अपने कल वाले होलिये में वो वापस आ चुकी थी, क्योंकि इस घर में उसके लिए एक कपड़ा नहीं था। अज़लान ने एक नज़र उसे देखा जो उससे नज़रें चुरा रही थी, और खामोशी से अपनी उंगलियों को देखती सोफे पर सुकड़ कर बैठी हुई थी। अगर रात रंगीन कर ली हो तो सुबह इस नौकरानी को किचन में भेज दो, क्योंकि तुम्हारे बाप को आज सारा काम इसी से करवाना है।
नई बहू जिस तरीके से आई हो उसका वेलकम भी तो ऐसा ही होगा। उसकी सास उसे हाथ से पकड़कर बाहर ले गई और किचन में ले जाकर जोर जोर से बातें सुनाने लगी। पहले दिन की दुल्हन लहंगे में ही घर के काम काज करने लगी। उसके बाद जब भी वो दूसरे कपड़े के लिए गुजारिश करती तो उसकी सास एक थप्पड़ लगाती। वो सुबह शाम गधों की तरह काम करती और सिर्फ यही नहीं, 2 मर्तबा तो नौकरों की गंदी नज़रों से भी बच चुकी थी। उसको यहाँ की ज़िंदगी का अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था। अपनी पढ़ाई को अलविदा कह चुकी थी। महीने ख़त्म हो गए थे, यूनिवर्सिटी दोबारा खुल चुकी थी और वो उन दिनों को बहुत याद कर रही थी जब लाइब्रेरी में बैठकर वो अपने ख्वाबों को असाइनमेंट की सूरत उतारा करती। किस कदर अच्छी थी ज़िंदगी, लेकिन अचानक से होने वाले तूफ़ान की वजह से उसने ये खुद इंतखाब किया था। तुमसे हाथ नहीं चलाए जाते, जल्दी काम करो। इतने दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं चलते। शहर की पढ़ाई को अब भूल जाओ और इस नाजुकी को छोड़कर ये काम सीख लो। एक मोटी भद्दी सी नौकरानी उसके सर पर खड़ी हुक्म चला रही थी। ये दरअसल उसकी सास की खास मुलाजमा थी जो उस पर नज़र रखने को 24 घंटे सर पर खड़ी रहती। अगर वो कोई काम उल्टा करती तो एक आध लगा भी दिया करती। उससे कभी इतने काम करने की आदत नहीं थी। घर में सबकी लाडली होने के सबब छोटा मोटा काम ही उसके हिस्से में आता। माँ बाप से मिलने का दिल तो करता था लेकिन इजाज़त नहीं थी। उसके ससुर भी उसे काफ़ी बातें सुनाते, यहाँ तक कि अपने सामने वो पाँव पर झुकने पर मजबूर हो चुके थे। जो उसका शौहर था वो पहले दिन से गायब था। अजलान शाह खुद नहीं करवाते, उन्हें वही करना पड़ता है जो उसका बाप उसे हुक्म देता है, और तुम ये भूल जाओगे कभी वो तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा। अपने हुकूक वसूल करने के बाद तुम्हें यहाँ फेंक दिया जाएगा। वो औरत उसे ज़ूमाइनी नज़रों से देखती वहाँ से हटकर गहरी बात समझाकर जा चुकी थी। उसकी आंखों से टप टप पानी बहने लगा। अपने आप को यूं बर्बाद होता नहीं दे सकती थी। उसने फैसला लिया था कि अगली मर्तबा वो अपने शौहर से ज़रूर बात करेगी। वो न जाने उस दिन का कहाँ गायब था। अगली सुबह वो उठकर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उसके कपड़े बदल चुके थे, अब वो अपने मियाँ के कपड़ों में मौजूद थी। अजलान बड़े आराम से उसके सिरहाने बैठा था और उसे बड़ी गौर से मोहब्बत के साथ देख रहा था। वो इस लड़की के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन उठकर वो चीखने लगी जिसने अजलान के दिमाग को भी गरमा दिया। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उसके कॉलर को पकड़कर खींचने लगी, लेकिन उसने इसके हाथ को झटक दिया। आवाज़ नीची रखो, दोबारा अगर तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ऊंची हुई तो ज़बान हलक से खींच लूँगा। सरदार अजलान शाह धार से कहते एक झटके से उसे बेड पर फेंकते उस पर काबिज हुआ, और फिर से वो खौफजदा हो गई, क्योंकि उसे यकीन था अभी उसकी सास आकर दरवाज़ा धड़ धड़ बजाने लगेगी और सबके सामने खींचते हुए फिर से बावर्ची खाने में ले जाएंगी। इसीलिए जाते हुए जो मजाक उसका वहाँ पर बनेगा वो जानती थी। छोड़े मुझे, वो उसके जुनून के आगे खौफजदा होती मज़ाहमत करने लगी, मगर सरदार अजलान शाह ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से काबू करते उसे गौर से देखा। उसके नाक के साथ अपना नाक मस करने लगा। उसी वक्त दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। वो खौफजदा होकर उसकी जानिब देख रही थी कि अब उसका शौहर क्या करेगा। उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो आगे नौकरानी खड़ी थी। कहने लगी, अकीदत को बेगम साहिबा बुला रही हैं। तुम जाओ, बल्कि जाकर नाश्ते का इंतज़ाम करो, हम आते हैं। वापस कमरे में आया तो अलमारी खोलकर कुछ कपड़े उसकी जानिब बढ़ा दिए। वो हैरानी से उन जोड़ों पर हाथ फेर रही थी। धीमे से चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जब से इस घर में आई थी वो हंसना छोड़ चुकी थी। आज पहली मर्तबा दिल से हंसी थी। एक नया मकसद और जज्बा मिल चुका था। तैयार होकर बाहर आई तो टेबल पर सबसे पहले कुछ मेकअप का सामान सजा हुआ था। उसने हैरानी से एक नज़र मुड़कर अपने शौहर को देखा, जो खुद ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे लापता हो चुका हो और उसे जानता ही ना हो। क्या हुआ, नीचे नहीं चलना? अगर कोई कुछ भी बोले तो आगे से खामोश रहना। वो उसके हाथ को पकड़कर तेजी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। नाश्ते की टेबल सजी हुई थी। शाह साहब इस लड़की को आते देखकर गुस्से से आग बगोला हो गए। कहने लगे, तुम किसकी इजाज़त से इतना मकाम दे रहे हो? ये जहाँ जिस हैसियत से आई है ये मत भूलो।
اس کی حیثیت مسز ازلان شاہ ہے اور یہ میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہے. اگر کسی کو ناشتہ نہیں کرنا تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے. اس کی ماں حیرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھ رہی تھی. اس کا بیٹا بدل چکا تھا. شاہ صاحب کو اپنے بیٹے کے لہجے میں بغاوت کی بدبو آ رہی تھی. عورت چاہے تو سلطنت پلٹ بھی سکتی ہے اور اس عورت کا مقابلہ انہیں شاطر دماغی سے کرنا تھا. وہ لڑکی ان کے بیٹے کو اپنے قابو میں کر چکی تھی، اپنی باتوں میں بہکا چکی تھی اور وہ بھی اس کے حسن کے جال میں پھنس چکا تھا. اب ان کے خیال میں معاملات اور تنہی نبٹنے والے ہیں. آخر کو اس کی اتنی فرما بردار اولاد اتنی بد لحاظ کب سے ہو گئی؟ شاہ صاحب اپنی بہو کو ایک نظر دیکھتے غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. ان کے پیچھے ان کی بیوی بھی بغیر ناشتہ کیے جا چکی تھی. عقیدت نے ایک نظر انہیں جاتے دیکھا اور خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی. نوکرانیاں اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھیں. آخر اس لڑکی نے ایک رات میں ایسا کیا جادو کر دیا کہ اس کی حیثیت بدل گئی. عورتیں کہنے لگیں ضرور کالا جادو کرایا ہوگا، تبھی تو چھوٹے شاہ مٹھی میں آ گئے. اب تو اس کی قسمت بدل جائے گی. لیکن بڑے شاہ بھی اتنے آرام سے بیٹھنے والے نہیں. وہ ضرور اس چیز کا بدلہ لیں گے. کوئی نہ کوئی رد عمل تو وہ ضرور دیں گے. میں نے سنا ہے تم نے شہر میں تعلیم جاری رکھی ہوئی تھی. کیا تمہارا دوبارہ پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ ازلان نے ایک نظر اسے دیکھا. ازلان نے ہاں میں سر ہلائی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی. دل کیا اس شخص کے ہاتھ چوم لے. وہ زیادہ تر اب کمرے میں رہتی تھی. اگر ازلان آ جائے تو اس کے سامنے کھانا پیش کرتی، اس کے ساتھ کھانا کھاتی. کافی دن سے گھر میں خاموشی تھی، کوئی ہنگامہ نہیں تھا. شاہ صاحب نے سب کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس چیز کا بدلہ خود لیں گے. وہ اپنے بیٹے کو بھی اچھے سے سبق سکھانا چاہتے تھے جو اس لڑکی کی زلف کا اسیر ہو چکا تھا. آج خود کو اتنا تیار کیوں ہوا ہے؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت کون دے گا؟ اور یہاں رہ کر صرف آپ کے لیے تیار ہو سکتی ہوں. وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ذرا سا مسکرایا. اس دن تو چیخ رہی تھی، زخمی شیرنی کی طرح پنجے مار رہی تھی. جب سے آپ نے محرم ہونے کا فرض ادا کیا ہے تب سے میں بھی ایک مشرقی عورت کی طرح شوہر کی خوشی کا سامان بننا چاہ رہی ہوں. وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی وہ اس رشتے میں اسے باندھ کر ضرور رکھ سکتا ہے. اگلی صبح وہ لوگ گاڑی لے کر شہر کے لیے نکل گئے. شاہ صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا. ان کے پاس آیا. اس لڑکی نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا. اب تم بدل گئے ہو. آپ کے اشاروں پر چلنے والا انسان نہیں رہا. آپ کی باتیں تو آنکھیں بند کر کے مانتا تھا. اب مجھ سے ظلم نہیں دیکھا جاتا. میں اس پر ظلم نہیں کرنے دے سکتا. وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے. اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں کس حق سے جواب دوں گا؟ وہ کروٹ موڑ کر دوسری طرف لیٹ چکے تھے جبکہ خاموشی سے گاڑی کی چابی پکڑتا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا. دونوں کا سفر بڑے آرام سے گزرا. یونیورسٹی آنے کے بعد فیس کی ادائیگی کر کے اس نے پاس ہی کسی ہاسٹل کا فارم بھر دیا. اپنے باپ سے اسے ڈر تھا کہ وہ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا، اس لیے سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا. منور اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ کر کچھ پل کو رکا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کا شوہر ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. اپنی غربت سے لڑتے لڑتے محبت کی بازی ہار چکا تھا، پر اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی کم از کم بعد میں اپنے خواب پورے کر رہی تھی. وہ واپس یونیورسٹی لوٹ گئی تھی. تم تو کافی لائق ہو. اس کی تعلیمی کارکردگی کو دیکھ کر وہ کافی امپریس ہوا، جس پر وہ ہلکے سے سر ہلا گئی. وہ کافی خوش تھی. اپنے ماں باپ کو یہ خبر دینا چاہتی تھی کہ وہ یہاں کس قدر خوش ہے. اس کا شوہر اس کے سارے خواب پورے کر رہا ہے، لیکن فی الحال اسے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ان کے لیے مزید مصیبت اکٹھی نہیں کرنا چاہتی تھی. تمہیں یہاں اپنا خیال خود رکھنا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو. فوراً مجھے کال کر لینا، اور اس کے علاوہ یہ نمبر کہیں یوز نہ ہو. اپنے والدین سے بات کرنے میں جلدی مت کرنا. وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا. خواہ عقیدت کا دل پریشان ہو رہا تھا. وہ اسے روک لینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ یہاں رہے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا.
वो वापस जाकर उसने ज़मीनों को संभाला और अपने बाप का हुक्म मानने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शाह साहब के दिल में तो आग भड़क उठी थी। अगले दिन उन्होंने अपनी कुछ खास लोगों को हुक्म दिया कि उस लड़की को उठवा लें, और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, काली गाड़ी उसके करीब रुकी और उसे वहां से उठा लिया गया। इस बात की खबर जल्द ही उनके बेटे को हो गई थी। वो अपने बाप के पास आकर उनसे लड़ने लगा। आपकी आज तक हर बात मानी। आपने कहा दिन है तो मैंने कहा दिन है, आपने कहा रात तो मैंने कहा रात है। मैंने कभी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन आपसे शायद मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। लड़की मेरे निकाह में है। मैं आपसे गुजारिश कर चुका था कि मैं अपने निकाह में आई लड़की को कैसे भटकने दूं। मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता। अभी तक मेरे अंदर इंसानियत मरी नहीं है। उसकी बात पर वो गुस्से से देखने लगे। तलाक देकर फारिग करो, उसके बाद तो वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी, और फिर उसके साथ मैं जानूं और मेरा काम जाने। बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। वो लड़की जो उसके दिल में जगह बना चुकी थी, जिसके लिए वो कुछ महसूस करने लगा, उसे तलाक कैसे दे सकता था? जिसने उसके ज़मीर की आवाज़ को छुपाया था, उसे ज़मीर के बोझ से आज़ाद किया था, वो अपनी खुशियों को खुद आग नहीं लगा सकता था। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अफसोस है कि आपने आज अपने बेटे को भी खो दिया, और शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़िद और अना में इस कदर अंधे हो चुके हैं। वापस उसे आज़ाद करवा के एक घर में ले गया। शाह साहब अपने आदमियों पर गुस्सा करने लगे कि उन्होंने इजाज़त कैसे दे दी कि वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ से निकल गया। वो उसे 2 कमरे के एक छोटे से मकान में ले आया और उसे बताने लगा कि आपके उसके पास कुछ नहीं रहा, वो भी उस जैसा गरीब बन गया है, यहाँ नौकरी की तलाश शुरू कर देगा। तब तक उसे ऐसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। वो शख्स उसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा था, उसकी खातिर लड़ रहा था, और उसके बाप से भी 10 कदम आगे निकला था। आपने मेरी खातिर सारे रिश्ते क्यों छोड़ दिए? मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को पहचानते हुए वो सब रिश्ते छोड़े, बल्कि मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं सीधा रास्ता दिखाना चाहता था। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को मज़ीद दबा कर नहीं रख सकता। वो उसकी गोद में सरक कर लेट गया। ज़मीर की आवाज़ दबाते दबाते थक गया था। उसकी गोद में लेटकर आराम कर रहा था। उन्होंने छोटी सी नई दुनिया आबाद की थी। शाह साहब दौलत के पुजारी थे और उन्हें लगा औलाद एक दिन खुद लौट आएगी। अज़लान ने नौकरी तलाश कर ली और अपनी बीवी के साथ अलग रहने लगा। 4 साल पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने उन्हें छोटी सी प्यारी सी बेटी दी, जिसमें उन दोनों की जान बसती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मज़ीद किसी चीज़ की ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।